अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। इस सिलसिले में अब तक हम 14 पत्र पढ़ चुके हैं, जिनमें जमीन से लेकर जानदार चीजों, मछलियों, जानवरों और इंसान यानी मानव की उत्पत्ति, फिर उसमें सभ्यता का विकास, कैसे मानव ने खेती करना सीखा, कैसे उसका विकास होता चला गया, कैसे उसने जानवर पाले और फिर कैसे जातियां बनी, कौमें बनी और मजहब को कैसे अपनाया इंसान ने, और फिर खेती से कैसी तब्दीलियां हुई जिंदगी में इंसान की। ये सारा सिलसिला चलते चलते अब हम 15वें पत्र पर आ गए हैं, जिसमें बताया गया है कि खानदान, कबीलों के मुखिया कैसे बने। पत्र का शीर्षक है खानदान का मुखिया कैसे बना। पहले इस पर पत्रकार लेखक राजेंद्र भट्ट की राय। शिक्षक पिता इंदु से साझा करते हैं कि अब बातें समझने में थोड़ा कठिन होने लगी है, पर जीवन भी तो पिछले सीधे साधे जमाने से कहीं ज़्यादा कठिन हो गया है। लेकिन अगर धीरे धीरे जीवन और समाज के परिवर्तनों को समझने की कोशिश की जाए तो समझना आसान हो जाएगा। अगर ऐसी कोशिश नहीं करेंगे तो जंगल में भटके बच्चे जैसी हालत हो जाएगी। नेहरू जी बिटिया को कहते हैं कि तुम्हें जंगल के किनारे ले चलता हूं ताकि तुम्हें रास्ता नजर आ जाए। और फिर इंदु को याद दिलाते हैं कि उसने कभी पूछा था कि आखिर राजा कैसे बने। नेहरू अतीत में झांकते हैं कि शुरू में उन्हें राजा नहीं कहा जाता था। खेती आई, खानदान, गांव, कबीले आए, तो शुरू में एक ऐसे आदमी की जरूरत हुई जो काम का बंटवारा करे, उसे लागू कराए, लड़ाई में नेतृत्व करे। उसे सरदार या सरगना कहा गया।
आमतौर पर कबीले का सबसे सयाना पुरुष यानी पैट्रियार्क सरगना होता था। शुरू में तो वह भी औरों जैसा ही था, बाकी लोगों की तरह मेहनत करता, जो मिलता वो सारे खानदान या कबीले में बंटता। सब कुछ कबीले का था, सब एक साथ रहते। आज की तरह अलग अलग घर नहीं बने थे। पर वक्त बदला। सरदार का ज़्यादा वक्त इंतजाम करने में लगने लगा। फिर उसने दूसरों की तरह मेहनत करनी छोड़ दी। वह दूसरों से अलग हो गया होगा। एक नए तरीके का श्रम विभाजन हुआ होगा। सरदार इंतजाम करता, लोगों को काम सौंपता, लोगों को आदेश देता और बाकी लोग उसके आदेश मानकर काम करते। कबीलों की लड़ाइयाँ होने पर सरदार उनका नेतृत्व करता। इससे वो और भी ताकतवर हो गया। चीज़ें और जटिल हुई तो अकेले सरदार के लिए सारा इंतजाम करना मुश्किल हो गया होगा। इसलिए उसने अपने कुछ भरोसे के लोगों को इंतजाम वाले, आदेश देने वाले काम सौंपे होंगे। इस तरह दो तरीके के लोग हो गए, इंतजाम करने वाले, आदेश देने वाले और आदेश मानकर काम करने वाले। और इस तरह अब सारे लोग बराबर नहीं रह गए। कुछ केवल आदेश देते थे और बाकी लोग सिर्फ हुक्म बजाया करते थे। खानदान का सरगना कैसे बना। जवाहरलाल जी लिखना शुरू करते हैं, मुझे भय है कि मेरे खत कुछ पेचीदा होते जा रहे हैं, लेकिन अब जिंदगी भी तो पेचीदा हो गई है। पुराने जमाने में लोगों की जिंदगी बहुत सादी थी और हम अब उस जमाने पर आ गए हैं जब जिंदगी का पेचीदा होना शुरू हुआ। अगर हम पुरानी बातों को जरा सावधानी के साथ जांचें और उन तब्दीलियों को समझने की कोशिश करें जो आदमी की जिंदगी और समाज में पैदा होती गईं, तो हमारी समझ में बहुत सी बातें आ जाएंगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उन बातों को कभी नहीं समझ सकेंगे जो आज दुनिया में हो रही हैं। हमारी हालत उन बच्चों की सी होगी जो किसी जंगल में रास्ता भूल गए हों। यही सबब है कि मैं तुम्हें ठीक जंगल के किनारे पर लिए चलता हूं ताकि हम इसमें से अपना रास्ता ढूंढ निकालें। तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझसे मसूरी में पूछा था कि बादशाह क्या हैं और वो कैसे बादशाह हो गए। इसलिए हम उस पुराने जमाने पर एक नजर डालेंगे जब राजा बनने शुरू हुए। पहले पहल वो राजा नहीं कहलाते थे। अगर उनके बारे में कुछ मालूम करना है तो हमें यह देखना होगा कि वे शुरू कैसे हुए। मैं जातियों के बनने का हाल तुम्हें बतला चुका हूं। जब खेती बाड़ी शुरू हुई और लोगों के काम अलग अलग हो गए तो यह जरूरी हो गया कि जाति का कोई बड़ा बूढ़ा काम को आपस में बांट दे। इसके पहले भी जातियों में ऐसे आदमी की जरूरत होती थी जो उन्हें दूसरी जातियों से लड़ने के लिए तैयार करे। अक्सर जाति का सबसे बूढ़ा आदमी मुखिया होता था। वो जाति या कबीले का बुजुर्ग कहलाता था। सबसे बूढ़ा होने की वजह से यह समझा जाता था कि वो सबसे ज्यादा तजुर्बेकार और होशियार है। ये बुजुर्ग जाति के और आदमियों की ही तरह होता था। ये दूसरों के साथ काम करता था और जितनी खाने की चीजें पैदा होती थीं, वे जाति के सब आदमियों में बांट दी जाती थी। हर एक चीज जाति की होती थी। आजकल की तरह ऐसा नहीं होता था कि हर एक आदमी का अपना मकान और दूसरी चीजें हों, और आदमी जो कुछ कमाता था वो आपस में बांट लिया जाता था, क्योंकि वो सब जाति का समझा जाता था। जाति का बुजुर्ग या मुखिया उस बांट बखरे का इंतजाम करता था। लेकिन तब्दीलियां बहुत आहिस्ता आहिस्ता होने लगी। खेती के आ जाने से नए नए काम निकल आए और मुखिया को अपना बहुत सा वक्त इंतजाम करने में और ये देखने में कि सब लोग अपना अपना काम ठीक तौर पर करते हैं या नहीं खर्च करना पड़ता था। धीरे धीरे मुखिया ने जाति के मामूली आदमियों की तरह काम करना छोड़ दिया। वो जाति के और आदमियों से बिल्कुल अलग हो गया। अब काम की बटाई बिल्कुल दूसरे ढंग की हो गई। मुखिया तो इंतजाम करता था और आदमियों को काम करने का हुक्म देता था।
और दूसरे लोग खेतों में काम करते थे, शिकार करते थे या लड़ाइयों में जाते थे और अपने मुखिया के हुक्म मानते थे। अगर दो जातियों में लड़ाई ठन जाती तो मुखिया और भी ताकतवर हो जाता, क्योंकि लड़ाई के जमाने में बगैर किसी अगुवा के अच्छी तरह लड़ना मुमकिन नहीं था। इस तरह मुखिया की ताकत बढ़ती गई। जब इंतजाम करने का काम बहुत बढ़ गया तो सरगना के लिए अकेले सब काम मुश्किल हो गया। उसने अपनी मदद के लिए दूसरे आदमियों को लिया। इंतजाम करने वाले बहुत से हो गए। हाँ, उनका अगुआ मुखिया ही था। इस तरह जाति दो हिस्सों में बंट गई, इंतजाम करने वाले और मामूली काम करने वाले। अब सब लोग बराबर नहीं रहे। जो लोग इंतजाम करते थे उनका मामूली मजदूरों पर दबाव होता था। अगले खत में मैं बताऊंगा कि मुखिया का इख्तियार क्यों कर बढ़ गया। यह था 15वां पत्र, जिसमें यह समझाने की कोशिश की गई कि बात पेचीदा होते हुए उसे आसानी से कैसे बयान किया जा सकता है, और फिर कबीलों और जातियों के मुखिया की जरूरत क्यों पड़ी, मुखिया कौन बने, और फिर मुखिया के अधिकारों का विस्तार कैसे होता गया। जैसा कि जवाहरलाल जी ने इस पत्र की अंतिम पंक्ति में लिखा है, अगले खत में मैं बताऊंगा कि मुखिया का इख्तियार यानी अधिकार क्यों कर बढ़ा। तो 16वें पत्र का शीर्षक यही है, मुखिया का इख्तियार कैसे बढ़ा। पहले इस पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। कबीले के सरदार यानी पैट्रियार्क की बात 16वीं चिट्ठी में भी आगे बढ़ती। जैसे जैसे सरदार का रुतबा बढ़ा, उसे लगने लगा कि वह कबीले और कबीले की संपदा का प्रबंधक नहीं, बल्कि वह तो मालिक ही है। वही तो कबीले के हितों का एकमात्र प्रतिनिधि है। बस यहीं से सरदार का कबीले की हर चीज का मालिक होने का भाव पैदा हो गया। सरदार के घर के और दूसरे नजदीकी लोग भी उसी की तरह इंतजाम और नेतृत्व के कामों में दूसरे लोगों से ज्यादा होशियार हो। सरदार के पास रहने से सत्ता पर उनकी पकड़ भी दूसरों से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। इसलिए सरदार की मौत होने पर अक्सर उसके परिवार के लोग ही नए सरदार चुने या बनाए जाने लगे। हर इंसान की तरह सरदार भी तो यही चाहते होंगे कि उनके बाद उनके परिवार के लोग ही आगे सरदार बने। इसलिए प्रशिक्षण, दबाव या दूसरे तरीकों से वह अपने परिवार के लोगों को ही सरदार बनाने की कोशिश करने लगे, और इन कामों में वो सफल भी हुए। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इसी बात को वाजिब मान लिया। तो शुरू में समाजों और कबीलों में मेरा तेरा का भाव नहीं था, सभी कुछ तो समाज का था। लेकिन बाद में सरदार ने कबीले और समाज की सारी संपत्ति अपनी माननी शुरू कर दी, जो उसके मरने के बाद भी उसके परिवार की ही हो गई। इस तरह समाज में ऊंचे लोग और नीचे लोग, गरीब और अमीर, इस तरीके के फर्क आने शुरू हो गए। मुखिया का इख्तियार कैसे बढ़ा। मुझे उम्मीद है कि पुरानी जातियों और उनके बुजुर्गों का हाल तुम्हें रूखा नहीं लगता होगा। मैंने अपने पिछले खत में तुम्हें बताया था कि उस जमाने में हर एक चीज सारी जाति की होती थी, किसी की अलग नहीं होती थी। मुखिया के पास भी अपनी कोई खास चीज नहीं होती थी। जाति के और आदमियों की तरह उसका भी एक ही हिस्सा होता था, लेकिन वो इंतजाम करने वाला था, और उसका ये काम समझा जाता था कि वो जाति के माल और जायदाद की देखरेख करता रहे। जब उसका इख्तियार बढ़ा तो उसे ये सूझी कि ये माल और असबाब जाति का नहीं, मेरा है। या शायद उसने समझा होगा कि वो जाति का मुखिया है, इसलिए उस जाति का मुख्तार भी है। इस तरह किसी चीज को अपना समझने का ख्याल पैदा हुआ। आज हर एक चीज को मेरा तेरा कहना और समझना मामूली सी बात है, लेकिन जैसा मैं पहले तुमसे कह चुका हूं, उस पुरानी जातियों के मर्द और औरत इस तरह ख्याल नहीं करते थे। तब हर एक चीज सारी जाति की होती थी। आखिर यह हुआ कि मुखिया अपने ही को जाति का मुख्तार समझने लगा, इसलिए जाति का माल और असबाब उसी का हो गया। जब मुखिया मर जाता था तो जाति के सब आदमी जमा होकर कोई दूसरा मुखिया चुन लेते थे।
लेकिन आमतौर पर मुखिया के खानदान के लोग इंतजाम के कामों को दूसरे से ज्यादा समझते थे। मुखिया के साथ हमेशा रहने और उसके काम में मदद देने की वजह से वे इन कामों को खूब समझ जाते थे। इसलिए जब कोई बूढ़ा मुखिया मर जाता तो जाति के लोग उसी खानदान के किसी आदमी को मुखिया चुन लेते थे। इस तरह मुखिया का खानदान दूसरों से अलग हो गया और जाति के लोग उसी खानदान से अपना मुखिया चुनने लगे। ये तो जाहिर है कि मुखिया को बड़े इख्तियार होते थे और वो चाहता था कि उसका बेटा या भाई उसकी जगह मुखिया बने, और भरसक इसकी कोशिश भी करता था। इसलिए वो अपने भाई या बेटे को या किसी सगे रिश्तेदार को काम सिखाया करता था जिससे वो उसकी गद्दी पर बैठे। वो जाति के लोगों से कभी कभी कह भी दिया करता था कि फलां आदमी जिसे मैंने काम सिखा दिया है मेरे बाद मुखिया चुना जाए। शुरू में शायद जाति के आदमियों को ये ताकीद अच्छी न लगी हो, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्हें इसकी आदत पड़ गई और वे उसका हुक्म मानने लगे। नए मुखिया का चुनाव बंद हो गया। बूढ़ा मुखिया तय कर देता था कि उसके बाद कौन मुखिया होगा और वही होता था। इससे हमें मालूम हुआ कि मुखिया की जगह मौरूसी हो गई, यानी उसी खानदान में बाप के बाद बेटा या कोई और रिश्तेदार मुखिया होने लगा। मुखिया को पूरा भरोसा हो गया कि जाति का माल असबाब दरअसल मेरा ही है, यहां तक कि उसके मर जाने के बाद भी वो उसके खानदान में ही रहता था। अब हमें मालूम हुआ कि मेरा तेरा का ख्याल कैसे पैदा हुआ। शुरू में किसी के दिल में यह बात नहीं थी। सब लोग मिलकर जाति के लिए काम करते थे, अपने लिए नहीं। अगर बहुत सी खाने की चीजें पैदा करते तो जाति के हर एक आदमी को उसका हिस्सा मिल जाता था। जाति में अमीर गरीब का फर्क नहीं था। सभी लोग जाति की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार थे। लेकिन ज्यों ही मुखिया ने जाति की चीजों को हड़प करना शुरू किया और वो उन्हें अपनी कहने लगा, लोग अमीर और गरीब होने लगे। अगले खत में इसके बारे में मैं कुछ और लिखूंगा। 15वें और 16वें पत्र में हमने सुना कि कबीलों में, जातियों में, शुरुआती समुदायों में मुखिया की जरूरत क्यों पड़ी। फिर जो समाज ऐसा था जिसमें हर चीज समाज की थी, जाति की थी, उसमें मेरा तेरा की शुरुआत कैसे हुई। मुखिया को कैसे लगने लगा कि ये सब सामान, ये सब हक और ये सब चीजें मेरी हैं। और फिर वंशवादी साम्राज्य की परंपरा कैसे शुरू हुई, उसकी बुनियाद कैसे पड़ी। कबीलों में मुखिया के खानदान के लोग ही उसके बाद मुखिया बनने लगे। पहले मुखिया चुना जाता था, फिर वो कबीले का सरदार खुद ही तय कर देता था कि मेरे बाद यही मुखिया होगा, या उसका कोई बेटा या भाई या रिश्तेदार। इस तरह से वंशवादी शासन, वंशवादी साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।